नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दक्षिण भारत में अपने पांव पसारने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उसकी कोशिश है कि इस लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या दक्षिण से बढ़े। दक्षिण में अभी उसकी हालत यह है कि कर्नाटक के 28 में से 25 सीटें उसके पास है, आंध्र प्रदेश में एक भी नहीं, तेलंगाना में 4 सीटें हैं, केरल में कोई सीट नहीं, तमिलनाडु में कोई सीट नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ से उसकी सीटों की संख्या बढ़े, उसका जनाधार बढ़े, तो दक्षिण का प्रतिनिधित्व जो है वो ज़्यादा हो सके मंत्रिमंडल में भी, संगठन में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी। तो इसकी कोशिश में 2 राज्यों पर एक साथ फोकस कर रही है। बाकी राज्यों पर तो है ही, लेकिन 2 राज्यों पर खास फोकस है जो कभी एक राज्य हुआ करते थे, यानी आप समझ गए होंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थिति तो बना ली है पिछले 5 साल में, 4.5 साल में कहना चाहिए, 4.5 साल में बना लिया है कि अब सीधे BRS से उसकी लड़ाई है। तो तेलंगाना की चुनावी लड़ाई भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि फिनिशिंग लाइन पास करने के लिए, उससे पार पाने के लिए उसको थोड़ी सी और ताकत की ज़रूरत है। तब वो हो सकता है कि इस साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सत्ता में भी आ सकती है। अब भाजपा इस दृष्टि से विचार करने लगी है। तो उसके लिए क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति पर विचार कर रही है जिसमें वो 2 राज्यों को जोड़कर गठबंधन करना चाहती है, और ये 2 राज्य हैं वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और गठबंधन का साथी कौन होगा? TDP, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की, जिस पार्टी ने 2018 में NDA से जो अलग हो गई थी। चंद्रबाबू नायडू BJP के खिलाफ हो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए थे, उनके खिलाफ बहुत बयान दिए थे, तब से नाराज़गी चल रही थी और चंद्रबाबू नायडू पिछले 2 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से BJP उनको माफ़ कर दे और साथ ले ले। BJP अभी तक भाव नहीं दे रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री उनसे कई काम ले रहे थे, कई तरह के प्रेजेंटेशन और इस तरह के डेवलपमेंट के काम में उनकी मदद ले रहे थे, लेकिन BJP और TDP का अलायंस होगा इसकी कोई घोषणा अभी तक हुई नहीं थी, अभी हुई भी नहीं है। आंध्र प्रदेश की जो BJP इकाई है वो नहीं चाहती है कि ये गठबंधन हो। उसका मानना है कि TDP से गठबंधन के कारण ही पार्टी का विस्तार नहीं हो पाया, लगातार समझौता करती रही पार्टी, उस चक्कर में जो है स्टेट यूनिट जो है वो उसको घाटा उठाना पड़ा। और हालत आज ये हो गई है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP को आंध्र प्रदेश में 1% वोट भी नहीं मिला। तो आंध्र प्रदेश में इस समय BJP के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तेलंगाना में इसके ठीक उल्टा है, उसके पास पाने के लिए सब कुछ है, यानी वो सत्ता में आ सकती है। तो BJP को लगता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बात मान लें, अगर उनसे समझौते के लिए BJP तैयार हो जाए, तो आंध्र प्रदेश में जो होगा वो तो बाद की बात है, तेलंगाना में उसको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन उन क्षेत्रों में उनका असर है जहां BJP कमज़ोर है। इसलिए BJP को लगता है कि दोनों में गठबंधन होगा चुनाव पूर्व, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर तेलंगाना में BJP सीनियर पार्टनर होगी और TDP जूनियर पार्टनर होगी, उसके साथ एक और पार्टी। असल में आंध्र प्रदेश का मामला इसलिए भी फंसा हुआ है कि जनसेना पार्टी, जो अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी है, पवन कल्याण आपको मालूम है तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी के भाई हैं, और उसके अलावा BJP जो कोशिश कर रही है आंध्र और तेलंगाना दोनों को मिलाकर कि NT रामाराव, तेलुगु बिड्डा जिनको कहा जाता था, तेलुगु प्राइड के नाम पर जिन्होंने पार्टी बनाई और सीधे सत्ता में आ गए, उन NTR का नाती, उनकी मतलब बेटी का बेटा, वो इस समय तेलुगु फिल्मों का सुपरस्टार है, जूनियर NTR। उसको भाजपा अपने करीब लाना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब है भी, वो राजनीति में आएंगी इसके अभी कोई संकेत नहीं है, लेकिन अगर वो BJP का समर्थन कर दें, BJP का चुनाव प्रचार BJP के लिए कर दें, तो BJP के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आंध्र प्रदेश में तो होगा ही, तेलंगाना में भी।
इसलिए जूनियर एनटीआर की मुलाकात प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। इसके अलावा जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों से, दक्षिण के यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट किया सदस्यों को। इसको ध्यान में रखते हुए जो समाज में प्रमुख लोग हैं, जिनकी सामाजिक हैसियत है, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है और प्रभाव है, तो ये इस सब के जरिए ये सारे कदम उठाकर बीजेपी का लक्ष्य इस समय, जैसे अर्जुन का लक्ष्य जो है चिड़िया की आंख था, वैसे बीजेपी का लक्ष्य इस समय दक्षिण में तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने का है। बनेगी कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन अगर बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ये तीनों मिल जाएं तो बीआरएस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अब समस्या क्या हो रही है? बीजेपी के लिए समस्या ये है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग चंद्रबाबू नायडू से फिर समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं, तो उनको मनाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है कि तेलंगाना में इसका कितना बड़ा फ़ायदा होगा और बीजेपी का स्टेक कितना बड़ा है। बीजेपी का और टीडीपी का रिश्ता जो है खट्टा मीठा रहा है, साथ बनता रहा है, छूटता रहा है। 99 में जो है पहली बार चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय टीडीपी सरकार में तो शामिल नहीं हुई थी, बाहर से समर्थन दे रही थी, और उनका अपना नेता जो है, उनका लोकसभा सदस्य उस समय लोकसभा का स्पीकर बना जीएमसी बालयोगी। तो उसके बाद जो है 2004 में जब बीजेपी हारी तो गठबंधन टूट गया। फिर उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अलग ही रहे। देखिए, बीजेपी के साथ ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल हैं वो आते क्यों हैं और जाते क्यों हैं? आने में एक सबसे बड़ी अड़चन जो होती है, उनको लगता है कि बीजेपी के साथ आने पर मुस्लिम वोट उनका जो है वो जनाधार खिसक जाएगा। ये ऐसी पार्टियां होती हैं जिनका बहुत बड़ा मुस्लिम जनाधार नहीं होता, लेकिन मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा उनको मिलता है। यही स्थिति टीडीपी की आंध्र प्रदेश में है। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा एक समय कांग्रेस पार्टी को मिलता था जब वो प्रमुख पार्टी थी वहाँ पर। अब वाईएसआर कांग्रेस को, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को मिलता है। तो चंद्रबाबू नायडू को मालूम है कि मुसलमानों का पूरा वोट उनको या बड़ा चंक उनको नहीं मिलने वाला है, तो अब बीजेपी के साथ आएँ और जो मिलता है वो भी चला जाए तो फ़ायदा क्या? तब वो कैलकुलेशन करते हैं, वो नहीं सभी पार्टियाँ, कि जो हमको नुकसान हो रहा है मुस्लिम वोटों का, क्या बीजेपी के साथ आने से उससे ज़्यादा वोट हमारे बढ़ जाएंगे? बीजेपी क्या हमको उससे ज़्यादा वोट दिला सकती है जिससे उसकी भरपाई हो जाए और कुछ और मिल जाए? ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था एक समय, अब जो है नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। उनके साथ एक अतिरिक्त वोट आता है। 2014 में इस बात को भांप लिया था चंद्रबाबू नायडू ने, इसलिए तमाम सेकुलर पार्टियों के विरोध के बावजूद उन्होंने घोषणा की कि वो नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। 2014 में उन्होंने नारा लगाया नमो का। उन्होंने कहा नमो का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, नमो का मतलब आंध्र प्रदेश में नायडू मोदी है, और वो नारा सफल रहा और चंद्रबाबू नायडू सत्ता में आ गए थे। लेकिन 2018 में उन्हें लगा वो मोदी के बिना भी बड़ी ताकत हो गए हैं, अब मोदी की उनको ज़रूरत नहीं है, बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। उनको लगा कि 2019 में बीजेपी सत्ता में केंद्र में आ नहीं रही है, इसलिए जो है विपक्षी दलों का कोई गठबंधन जो है केंद्र में आएगा। उसकी तैयारी में जुट गए कि कैसे सरकार बनानी है, कौन से गठबंधन के साथी हो सकते हैं, कौन चुनाव के पूर्व गठबंधन कर सकते हैं, कौन चुनाव के बाद कर सकता है। इस सब तैयारी में लग गए और जब नतीजा आया तो उनके जीवन की, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी निराशा जो है, एक तो बुरी तरह से चुनाव हारे, दूसरा विपक्षी गठबंधन का कहीं अता पता नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 की तुलना में ज़्यादा सीटें लेकर फिर से केंद्र में सत्ता में आए। तो तब से चंद्रबाबू नायडू को जो पछतावा है वो बार बार व्यक्त करते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन बीजेपी साथ लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब अलग हो रहे थे तभी उनसे कहा गया था, वो अलग किस मुद्दे पर हुए थे? उस समय जगन मोहन रेड्डी का बड़ा दबाव था उन पर। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर अपने सभी लोकसभा सदस्यों से इस्तीफा दिला दिया था। चंद्रबाबू नायडू के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने सांसदों से भी कहें कि वो इस्तीफा दे दें। उनको उम्मीद थी कि वो साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो प्रधानमंत्री उनकी बात मानेंगे। प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, कहा
स्पेशल पैकेज किसी हालत में नहीं मिल सकता। ये बात वो समझने को तैयार नहीं हुए, तब उन्होंने कहा कि अलग हो जाते हैं। बीजेपी इसके लिए तैयार थी कि अगर रणनीतिक रूप से आपको फ़ायदा होता है तो अलग हो जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिएगा। लेकिन निकलते ही चंद्रबाबू नायडू ने यही किया। नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यही है। लेकिन अब जो आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कार्यशैली देखेंगे तो इन बातों को ज़्यादा समय तक ध्यान इन बातों पर नहीं देते। उनके लिए प्राथमिकता होती है कि पार्टी का हित किस में है। अगर किसी नेता ने उनके खिलाफ बोला, सबसे बड़ा उदाहरण तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जितना अपमान किया उसका तो जो है दशांश भी जो है वो चंद्रबाबू नायडू ने नहीं किया होगा। नीतीश कुमार को माफ़ कर दिया उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर धोखा दिया, वो अलग बात है। चंद्रबाबू नायडू को इस समय बीजेपी माफ़ करने की सोच रही है, क्योंकि उसके लिए तेलंगाना बड़ा मुद्दा है, उसके लिए तेलंगाना का स्टेक बड़ा है और आंध्र प्रदेश में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश में अगर गठबंधन होता है तो जाहिर है टीडीपी बड़ी पार्टी होगी और जनसेना और बीजेपी छोटी पार्टी होंगी, गठबंधन के सदस्य होंगे। जनसेना का भी लगातार दबाव है बीजेपी पर, जनसेना एनडीए में है, तो इसलिए उसका लगातार दबाव है कि वो टीडीपी से समझौता करे बीजेपी, क्योंकि जनसेना को लग रहा है कि अगर ये तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी तो वाईएसआर कांग्रेस से लड़ सकते हैं। पेंच यही फंस रहा है। बीजेपी ये जानती और मानती है कि जगन मोहन रेड्डी पिछले 4 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मदद करते रहे हैं, समय समय पर संसद में, राज्यसभा लोकसभा में तो नहीं, लेकिन राज्यसभा में जब भी ज़रूरत पड़ी, अलग अलग मुद्दों पर जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने समर्थन किया केंद्र सरकार का। और जगन मोहन रेड्डी बिल्कुल नहीं चाहते कि बीजेपी और टीडीपी का अलायंस हो, लेकिन बीजेपी अपना बड़ा फ़ायदा देख रही है तेलंगाना का। इसके लिए वो थोड़े समय के लिए जगन मोहन रेड्डी को नाराज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि जगन मोहन रेड्डी के पास विकल्प नहीं है ज़्यादा। 2024 में भी बीजेपी केंद्र में सत्ता में आएगी और जो भी केंद्र में सत्ता में रहेगी पार्टी, उसके साथ मिलकर चलना ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों की मजबूरी है। जगन मोहन रेड्डी की खास तौर से, वो बहुत से कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, उनकी सदस्यता कभी जा सकती है, कभी जेल जाने की नौबत आ सकती है, इस तरह की बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं और उसके अलावा उनको दूसरे खेमे में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो देर सवेर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी, जो भी अभी इस समय 1 साल 10 महीने में नाराज़गी बनेगी, उसके बावजूद साथ आ जाएंगे, ऐसी बीजेपी को उम्मीद है। इसलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक नया गठबंधन जल्दी ही उसकी घोषणा हो सकती है। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी, ये तीनों मिल सकती हैं। इन तीनों के मिलने के बाद सोने में सुहागा होगा अगर जूनियर एनटीआर इस गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हो जाए, या कम से कम मिनिमम जो है वो ये हो जाए कि वो इनके समर्थन में कोई अपील जारी कर दे, जिसकी कोशिश टीडीपी भी करेगी, जिसकी कोशिश बीजेपी तो कर ही रही है। तो तेलंगाना जीतने के लिए बीजेपी बहुत कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है और उसे लग रहा है कि तेलंगाना बिल्कुल स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है कि वो अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे, ये गठबंधन बन जाए और मजबूती से लड़े तो सत्ता में आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं ये तो मतदाता ही तय करेगा। तो इसलिए जो है कुछ महीने का इंतज़ार और है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।